हेलो दोस्तों, मैं हूं शिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी बी के बारे में। और हिंदी बी का जो व्यावहारिक व्याकरण है, यानी ये आपका अगर बोले तो सभी क्लास का ये काम आने वाले हैं, यानी क्योंकि ये व्याकरण है। जैसे 11th क्लास में भी आएंगे, 12 में भी हिंदी में भी आपको यहाँ से हेल्प हो सकता है। और ख़ास करके ये तो मैट्रिक का ही सिलेबस के अनुसार है, और ये मैट्रिक के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं जैक बोर्ड का, उसके अनुसार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं लगभग उन्हीं को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। तो इसमें टोटल लगभग 42 यानी 42 पेजों का ये है। लेकिन इसमें जहाँ तक हो सकते हैं हम वीडियो बनाएंगे, जहाँ तक आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि अक्सर जो होते हैं वीडियो में स्टूडेंट 2-4 मिनट देखते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, तो उसी से थोड़ा बहुत ये होता है। इसलिए हम इस वीडियो को लगभग 10-12 मिनट करके ही 2-3 पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में जाते हैं। और जो स्टूडेंट नए आए हैं उसको अगर हम पता नहीं है तो हम ये जानकारी दे दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, और ये जैक बोर्ड के अनुसार ही तैयारी किया जाता है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी जो सिलेबस होते हैं, एनसीईआरटी को भी पूरा यहाँ पे कवर किया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, पदबंध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ था, उसी का हम ये किए हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं? ठीक है, पदबंध किससे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए पद किससे कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक नॉर्मल भाषा में हम इसको आंसर करेंगे कि पद उसी को कहते हैं जैसे वाक्यों में जो शब्द आते हैं, कोई एक वाक्य होते हैं और उन वाक्यों को जो कंप्लीट होते हैं, जैसे हम बोलेंगे मैं आम खाता हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद आम खाता हूँ देंगे अगर। ठीक, चलिए हम इसको अब ये करेंगे, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर दें क्योंकि थोड़ा सा डीप आ रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं आम, ठीक, आम खाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक अलग चीज़ हो गया, आम एक अलग चीज़ हो गया, खाता हूँ एक अलग चीज़ हो गया। यहाँ पे 3 शब्द हैं। तो तीनों शब्दों का अगर आम को हम पहले लिखे, आम खाता मैं, तो कैसा लग रहा है? तो इनमें जो शब्द होते हैं, वाक्यों में शब्द को एक पोजीशन होते हैं, एक स्थान होते हैं, और उसी स्थान को हम पद कहते हैं। तो जब कई शब्द मिलकर कोई स्थान बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं पदबंध। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आंसर में देखेंगे क्या लिखा गया है। वाक्यों के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर, पद तो समझ गए, तो परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उससे पदबंध कहते हैं। यानी कई पद जो होते हैं परस्पर अगर मिलते हैं और मिलने के बाद अर्थ तो देते हैं, लेकिन वो पूरा अर्थ अगर नहीं देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। पदबंध जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदबंध जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना ही है, और पदबंध क्या क्या पदबंध होते हैं वहाँ पे क्लियर नहीं किया गया। नंबर 2 क्वेश्चन, पद किससे कहते हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, पद किससे कहते हैं, और पद और पदबंध में क्या अंतर है? पद और पदबंध में क्या अंतर है? तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का जब आंसर आप देखेंगे तो पद और पदबंध आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है, देखिए, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उससे पद कहते हैं। यानी कोई वाक्य है और उसमें जब शब्दों को, जैसा हम आपको बताएं कि मैं हुआ, आम हुआ, ये सब एक शब्द है, लेकिन इन शब्दों को जब वाक्यों में हम प्रयोग करने लगते हैं तो उन प्रयोग को ही हम क्या बोलते हैं? अब पद बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम आपको समझाएं सरल भाषा में, तो आप ये मानिए कि प्रधानमंत्री जो है या कोई भी मुख्यमंत्री है या कोई राष्ट्रपति है, उनका भी दो हाथ हैं। ठीक है, 2 आँख हैं, एक मुंह है। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह है, हम भी आप भी जैसे वैसे ही हैं, लेकिन उसका एक वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो एक पद में है। तो उसी तरह सब तो वर्ड है, सब तो आपका शब्द है, लेकिन शब्द होने के नाते भी उनका एक वाक्य में पोजीशन होते हैं, तो उन पोजीशन को ही हम लोग पद कहते हैं। हम आशा करेंगे कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं कि पद जो होते हैं शब्दों जब वाक्यों में प्रयोग होता है, और पदबंध वाक्यों में प्रयोग होकर अर्थ तो देते हैं परंतु उसका पूरा अर्थ नहीं देते हैं। यानी पदबंध और पद में क्या अंतर है
कि पद में शब्द जो होते हैं वो प्रयोग होते ही उसको पद कहा जाता है, लेकिन पदबंध जो होते हैं वो वाक्यों में प्रयोग होकर अर्थ तो देता है लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, पदबंध बोलेंगे। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा एक जो है व्याकरण को हम क्लियर कर रहे हैं। अगर आप लोग का वैसा डिमांड होगा तो हम इसके बाद वाला वीडियो में ही हम क्या करेंगे, एक तरफ से यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, तद्भाव शब्द क्या है। तद्भाव शब्द, तद्भाव शब्द का उदाहरण देना है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप बदल कर आ गए हैं उसे तत्सम तद्भाव शब्द कहते हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं और शब्दों को जो है कई भागों में बांटा जा सकता है, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस तरह करके। तो यहाँ पे स्रोत के अगर आधार पर देखेंगे तो तद्भाव, देशज, विदेशज, हाँ, तत्सम, इस तरह करके बांटा गया है। तो तद्भाव शब्द जो होते हैं वो एकदम, हालांकि संस्कृत भाषा से ही वो हिंदी में आ गए हैं लेकिन उसका रूप बदल के आए हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, तद्भाव बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शायद ये था, इस प्रकार से प्रयोग प्राय संस्कृत और प्रकृति से हिंदी में आ गए हैं, जैसे हाथ हो, रात हो, किसान, काम, दही, खेत आदि, ये सब हो गया। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद को एक उदाहरण सहित लिखे। ठीक है। यानी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे, तत्सम, तद्भाव, देशज और विदेशज। और यहाँ पे उदाहरण के साथ इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे तत्सम को पहले ये किया गया है, तो देखिए संस्कृत से जो शब्द यथायथ हिंदी में आ गए हैं, यानी जैसे संस्कृत में है वैसे ही हिंदी में अगर आ गए हैं तो उससे हम तत्सम कहेंगे। ठीक है। जैसे पुस्तक, हिंदी में भी पुस्तक और संस्कृत में भी पुस्तक, धनी, दिशा, शिक्षा, विद्यार्थी, ये सब संस्कृत में भी इसी को ऐसे ही बोला जाता है और उसको हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है। तो इन शब्दों को जो है हम तत्सम बोलेंगे। ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लोग तद्भाव। तद्भाव जो होते हैं संस्कृत के ऐसे शब्दों जो हिंदी में रूप बदल कर आ गए हैं उन्हें हम तद्भाव कहते हैं। यानी संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उसका थोड़ा सा रूप को चेंज कर लिए, बदल लिए हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, तद्भाव बोलेंगे। जैसे हाथ हो गया, संस्कृत में इसको हतम बोल सकते हैं या दूसरे इसके उच्चारण दूसरे रूप में देंगे लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग हाथ बोलते हैं, तो इसी तरह इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भाव बोलेंगे। देशज, देशज का अर्थ होता है कि कुछ शब्द जो हैं देश के अंदर से ही बोलचाल की भाषा से ही वो हिंदी में आ गए हैं। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भाव और देशज बोलेंगे, लेकिन उसका जो है कोई आता पता नहीं है। ठीक है। कहीं कोई पता नहीं चलता है, ऐसे लोकप्रिय या लोक प्रचलित शब्द होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, देशज बोलेंगे। जैसे लोटा, पगड़ी। ठीक है। लोटा, पगड़ी, रोड़ा, पेट, ये सब चीज़ जो होते हैं लगभग हर भाषा में बोला जाता है, बांग्ला हो, हिंदी हो। ठीक है। ये बोलचाल की भाषा है। ठीक है। इसका एक्चुअल उत्पत्ति जो है इसका पता नहीं लगता है, तो इन सब भाषा को हम लोग देशज बोलेंगे। विदेशज किसको बोलेंगे, कुछ शब्द जो है विदेशी भाषा, जैसे अरबी हो गया, उर्दू, फ़ारसी, हाँ, ऐसे बहुत सारे भाषा से आ गए हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच। ठीक है। तो उन सब भाषा को हम ना, उन सब शब्दों को क्या बोलेंगे, विदेशज बोलेंगे। जैसे आपका हो गया पुलिस। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है पुलिस का भी, तो पुलिस एक अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी में भी हम लोग पुलिस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको निरीक्षक कहना चाहिए। ठीक है। उसी तरह जैसे चेयर बोलते हैं, चेयर एक्चुअली हिंदी शब्दों में उसको कुर्सी बोलना चाहिए लेकिन अंग्रेजी शब्दों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यही सब हो जाता है आपका विदेशी भाषा। स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो ये तो हम लोग बोल दिए, ये इम्पोर्टेंट था ही। उसके बाद यहाँ पे संयुक्त वाक्यों का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। यहाँ पे संयुक्त वाक्यों, अब वाक्यों में हम लोग आ गए, तो संयुक्त वाक्यों का एक उदाहरण यहाँ पे आपको देना है। तो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि विद्यार्थी जो है परिश्रमी होते हैं, वो आवश्यक सफल होता है। तो ये आपका एक संयुक्त वाक्यों का ये उदाहरण हो गया। ठीक है। मिश्र वाक्यों का एक उदाहरण दीजिए। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वो आवश्यक सफल होते हैं। यहाँ पे ये मिश्र वाक्य हो गया। अब इसको सरल वाक्यों का एक उदाहरण चाहिए। शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं, ये एक सरल वाक्य हो गया। मैंने तुम्हें सुरेश की पुस्तक दी थी,
इससे मिश्र वाक्यों में बदलना है। सुरेश क्या बोला, मैंने तुम्हें सुरेश की एक पुस्तक दी थी, तो सुरेश ने मुझे पुस्तक दी थी और मैंने तुम्हें दिया, तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। लेकिन हालांकि इसको दूसरे रूप में भी मिश्र वाक्य बना जा सकते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वो अच्छे लगते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वो अच्छे लगते हैं, इसको आपको सरल वाक्य बनाना है और साथ ही साथ इसको संयुक्त वाक्य भी बनाना है। तो परिश्रम करने वाले व्यक्ति अच्छे लगते हैं, व्यक्ति परिश्रमी होते हैं तो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे दोनों रूप में यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम 4 नंबर पेज तक अभी तक आ चुके हैं और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेगा कि इस वीडियो को और हम बनाएं, इससे अगला पार्ट बनाएं या इसको एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से, यानी जो व्याकरण होते हैं उनके हिसाब से एक क्रमबद्ध रूप से आपके लिए लाए, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहे थे। और हालांकि अभी हमको दोनों चीज़ को लेकर चलना है, क्योंकि 10th क्लास के जो है एग्ज़ाम जून में, उसका फिर प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा जब झारखंड सरकार उसके बारे में डिसाइड करेगा। अभी तो जो एग्ज़ाम डेट था वो स्थगित हो चुके हैं। और हम जो 9 में भी विद्यार्थी हैं, यानी 21-22 सेशन के लिए अभी हमको ये करना है, क्योंकि अब उन बच्चों को ध्यान देना है जो बच्चे 9 में हैं, ठीक है। 10 क्लास के विद्यार्थी को भी इसको देखना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ले भी सकता है। ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम की बात है। ऐसा नहीं है कि 9 में है 8 में है प्रमोट कर देगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो वो विद्यार्थी कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो आगे चलकर इन फ्यूचर वो जो है आपका विद्यार्थी का वो बहुत बड़ा एक करियर पर असर पड़ेगा। इसीलिए एग्ज़ाम सरकार लेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में लेंगे, चाहे हो सके कि आपका जो रूटीन है डेली बेसिस पर एग्ज़ाम ले ले, या तो हो सकता है कि एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम को कंडक्ट करे और जल्दी जल्दी ले ले फटाफट, और उसको फटाफट कॉपी को जांच करके फटाफट रिजल्ट दे, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का एक करियर के ऊपर असर पड़ेगा आगे चलकर, ठीक है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इसको एग्ज़ाम लेगा। लेकिन अभी उम्मीद अब मत छोड़िए, और जो अपने अंदर धैर्य रख पाएंगे वही आपका जो है अच्छे विद्यार्थी होते हैं और वही सफल होते हैं आगे चलकर। इसलिए आप धैर्य रखें। और जो विद्यार्थी 9th में है यानी 10th में जो जाएंगे उसके लिए ये काफ़ी वीडियो जो है हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए उन सब स्टूडेंट को ये सब वीडियो आप भेजते जाइए जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं। आपके नेक्स्ट जूनियर ग्रुप में जूनियर बच्चों को दीजिए, क्योंकि अभी तो कोरोना का जितना भी असर हो रहा है सब कुछ शिक्षा के ऊपर ही हो रहा है, जहाँ तक हमको जानकारी है। दुनिया का सब काम थोड़ा बहुत करके चल रहा है, सभी काज जो है चल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के ऊपर पूरा कोरोना का असर दिख रहा है। सरकार की इसमें पॉलिसी क्या है या क्या मंशा है वो वही लोग जानते हैं, राजनेता लोग ही जानते हैं, ठीक है। जो भी है ये मेरे वीडियो पर बोलना ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन स्टूडेंट लोग समझ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को इस चीज़ में जो है अपने नेक्स्ट जूनियर बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन के माध्यम से ही सपोर्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।